नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में भी हम लोग यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोज में हम लोगों ने सूर्य वगैरह के बारे में सीखा हुआ है कि सूर्य में कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, इंटरनल लेयर्स उनमें कौन कौन सी होती हैं, मध्यवर्ती परतें कौन सी होती हैं, प्रकाश मंडल क्या होता है, सूर्य का वर्णमंडल क्या होता है। और आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली तारों का जन्म, तारों की मृत्यु, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार या व्हाइट ड्वार्फ इत्यादि के बारे में सीखेंगे। और थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन आपको शुरुआती में ग्रहों से भी मिलेंगे। इसके अलावा ग्रहों से संबंधित जो सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनका हम एक और वीडियो बना करके आपको देंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज जैसा कि हमने बताया कि आज के सेशन में मुख्य रूप से तारों के निर्माण और तारों की मृत्यु किस प्रकार से होती है, फॉर्मेशन किस प्रकार से तारों का होता है, चंद्रशेखर लिमिट वगैरह क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो बिल्कुल बेसिक से है। सवाल है कि भ्रूण तारे का निर्माण, भ्रूण तारा या आदि तारा निर्मित होता है ऑप्शन ए गैसीय मेघों से, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से, ऑप्शन सी मंदाकिनी के सिकुड़ने से और ऑप्शन डी ब्लैक होल ऊर्जा के उत्सर्जन से। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने कहा कि तारे जन्म लेते हैं, अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और तारे लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे इंसान अपने जीवन काल में कई चरणों से होकर के गुजरता है, उसी प्रकार से तारे भी कई चरणों से होकर के गुजरते हैं। जो तारों का जन्म होता है वो नेबुला से होता है, नेबुला, जिसे निहारिका के नाम से भी जाना जाता है। ये नेबुला या निहारिका क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन और हीलियम के वास्तव में बादल होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के जो बादल होते हैं उन्हीं को नेबुला या निहारिका के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी तारे के संगठन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हाइड्रोजन और हीलियम का। तारों में 71% हाइड्रोजन होती है और लगभग 28% हीलियम होता है। कोई भी तारा, चाहे सूर्य हो या कोई भी तारा। और किसी भी तारे में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। और कोई तारा तब तक युवा रहेगा जब तक उसके कोर में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहेगी, अर्थात हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा। तब तक तो तारा युवावस्था के रूप में रहेगा। और जैसे ही तारे के कोर में हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया भी रुक जाएगी और जो तारा है वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ जाएगा या वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेगा, जिसे रेड जायंट स्टेट या सुपर रेड जायंट स्टेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन तारों का जो जन्म होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि तारों में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो तारों में हाइड्रोजन और हीलियम क्यों होता है? क्योंकि तारों का जन्म ही हाइड्रोजन और हीलियम से होता है। जो हमारी आकाशगंगा होती है या हमारी गैलेक्सीज होती हैं, आपने पढ़ा है कि गैलेक्सी किसे कहते हैं? जो तारों का समूह होता है उसी को गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। और इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां, 100 से 200 अरब के बीच में गैलेक्सियां पाई जाती है और एक गैलेक्सी में करीब करीब 100 अरब से भी ज़्यादा तारे पाए जाते हैं। तो चूंकि गैलेक्सियां में तारे पाए जाते हैं और गैलेक्सियों में अपनी कुछ भुजाएं होती हैं, जैसे हमारी अपनी गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम स्थित है, जिसमें हमारा अपना तारा स्थित है, उसकी 3 भुजाएं हैं। देयर आर 3 स्पिनिंग आर्म।
बाहरी घूर्णनशील भुजा, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा, और जो गैलेक्सियों की बाहरी घूर्णनशील भुजा होती है, जैसे मान लीजिए ये गैलेक्सी है, इस प्रकार से ये सपोज दैट गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में तारे हैं, तो ये जो गैलेक्सी है ये गैलेक्सी की सबसे बाहरी भुजा है। इस गैलेक्सी की बाहरी भुजा में ही नए नए तारों का निर्माण होता है, और ये जो गैलेक्सी की बाहरी भुजा होती है उसमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम के बादल पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम के इन्हीं बादलों को नेबुला के नाम से जाना जाता है। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तारों के निर्माण के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो नेबुला होता है। नेबुला मतलब हाइड्रोजन और हीलियम का बादल। अब जैसे मान लीजिए ये बादल है, ये हाइड्रोजन और हीलियम के बादल हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इन हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों में गुरुत्वीय संकुचन होता है, यानी ये हाइड्रोजन और हीलियम के बादल सिकुड़ते हैं, गुरुत्वीय संकुचन होता है, और एक समय पर ये नेबुला यानी हाइड्रोजन और हीलियम के बादल है वो गोलाकार रूप में आ जाते हैं। जब ये हाइड्रोजन और हीलियम के बादल गोलाकार रूप में आते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वीय संकुचन के कारण, तो फिर कुछ समय के पश्चात में इसमें जो हाइड्रोजन है और जो हीलियम है वो हाइड्रोजन और हीलियम नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, न्यूक्लियर बर्निंग शुरू कर देते हैं। इस न्यूक्लियर बर्निंग के दौरान हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में कन्वर्ट होता है। जब ये न्यूक्लियर बर्निंग या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती है तो एक समय पर ऐसा आता है कि तारे का तापमान बढ़ जाता है, और तारे के तापमान के बढ़ने से तारा प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगता है, और जैसे ही तारा प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगेगा, तारों की इस अवस्था को मेन सीक्वेंस स्टेज या मेन सीक्वेंस बार के नाम से जाना जाता है, जिसे तारों की युवा अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि तारों का निर्माण कैसे होता है। बेसिकली तारों का निर्माण नेबुला से होता है, और नेबुला कोई ब्रह्मांडीय पिंड नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांडीय पिंड कौन है, तो जितने भी हमारे तारे दिखाई देते हैं वो ब्रह्मांडीय पिंड है। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, ये सारे के सारे एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह, ये हमारे ब्रह्मांडीय पिंड है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन नेबुला को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। वास्तव में नेबुला तारों के निर्माण का मुख्य संगठक होता है, और इसी नेबुला को निहारिका कहते हैं, और ये हाइड्रोजन और हीलियम के बादल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों में गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वीय संकुचन होता है, गुरुत्वीय संघनन होता है, जिसके कारण ये नेबुला गोलाकार रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ समय के पश्चात में इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस शुरुआती अवस्था को ही भ्रूण तारा या आदि तारा, और इसको अंग्रेजी में प्रोटोस्टार के नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में प्रोटोस्टार कहा जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट सवाल है, किसी तारे का जीवन चक्र प्रारंभ होता है। इसी सवाल को दूसरे शब्दों में पूछा गया है, किसी तारे का जीवन चक्र प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए, तारे में सुपरनोवा विस्फोट से। ऑप्शन बी, तारे में गैसीय बादलों के सिकुड़ने से। ऑप्शन सी, तारे में गुरुत्वाकर्षण बल से। और ऑप्शन डी, आकाशगंगा के तीसरी भुजा में हाइड्रोजन और हीलियम बादलों के हीलियम गैसों के संघनन से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, और इस सवाल का एक्सप्लेनेशन भी वैसे ही होगा जैसा पिछले सवाल का। नेक्स्ट सवाल है, तारे में सुपरनोवा विस्फोट का कारण है। ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त हो जाना, तारे में हीलियम की अधिकता से, तारे में हाइड्रोजन के संलयन से, और ऑप्शन डी है तारों के सिकुड़ने से। इसका सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त हो जाना। अब देखिए, सुपरनोवा विस्फोट और नोवा विस्फोट, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार।
तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, सपोज दैट ये नेबुला है, नेबुला है, ये नेबुला कन्वर्ट हो गया प्रोटो स्टार में, यानी भ्रूण तारा या आदि तारा या एम्ब्रायो स्टार इसे आप कह सकते हैं। प्रोटो स्टार ये तारे की प्रारंभिक अवस्था है। प्रोटो स्टार के बाद में ये तारा अपनी युवा अवस्था में पहुंचेगा, युवा तारा, युवा तारा। और कोई भी तारा कब तक युवा कहलाएगा? जब तक उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहेगी, यानी हाइड्रोजन जब तक हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा तब तक तारा युवा तारा कहलाएगा। जैसे हमारा सूर्य, सूर्य की जो अनुमानित आयु है वो करीब 10 बिलियन वर्ष है, 10 अरब साल है, और सूर्य अपनी आयु का आधा चक्र पूरा कर चुका है, यानी आधी आयु सूर्य अपनी पूरी कर चुका है और सूर्य की अभी आधी आयु बाकी है, अर्थात इस समय पर सूर्य अपनी पूरी युवावस्था के साथ में चमक रहा है। देखिए, किसी भी तारे का जो जीवन काल है वो आप मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कुछ एक या दो बातों पर निर्भर करता है। जैसे तारे का आकार जितना बड़ा होगा तारे का जीवन काल उतना ही कम होगा, तारे की चमक जितनी ज़्यादा होगी तारे का जीवन काल उतना ही कम होगा। अब जैसे मान लीजिए हमारा सूर्य है, तो जो सूर्य की अनुमानित आयु है वो 10 बिलियन वर्ष है, अर्थात सूर्य से जो बड़े आकार के तारे होंगे उनका जीवन काल 10 अरब वर्ष से कम होगा, और सूर्य से जो छोटे तारे होंगे उनका जीवन काल 10 अरब वर्ष से ज़्यादा होगा। और ये तारा युवा कब तक रहेगा? जब तक उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहेगी, अर्थात हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा। और आप ये भी जानते हैं कि तारों में लगभग 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और 28% के आसपास इसमें 28% के आसपास इसमें हीलियम पाया जाता है। और नाभिकीय संलयन जो कि तारों के कोर में होती है, उस नाभिकीय संलयन के दौरान हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। तो आप खुद ही इस बात को सोच सकते हैं कि एक समय पर ऐसा आएगा जब तारों के अंदर की हाइड्रोजन समाप्त हो चुकी होगी और यह हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होगी। और जब तारों के अंदर की हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है और हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि तारों के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है। और तारों की इसी अवस्था को वृद्धावस्था के नाम से जाना जाता है। लेकिन भूगोल में तारों की वृद्धावस्था के लिए एक टर्म का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं रेड जाइंट स्टेट, जिसे कहा जाता है रेड जाइंट स्टेट, रेड जाइंट स्टेट। और ये जो रेड जाइंट स्टेट है ये तब आती है ये जब तारा युवा अवस्था को समाप्त कर चुका होता है। और एक शब्द इसके लिए और प्रयोग किया जाता है सुपर रेड जाइंट स्टेट, सुपर रेड जाइंट स्टेट, यानी लाल दानों की अवस्था। तो लाल दानों की अवस्था किसे कहते हैं? तारे की वृद्धावस्था को ही लाल दानों की अवस्था के नाम से जाना जाता है। क्यों इसे लाल दानों की अवस्था कहते हैं? क्योंकि जब तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया लगभग बंद हो चुकी होती है तो तारों के कुछ लक्षण हमको दिखाई देते हैं। जैसे तारे का तापमान कम हो जाता है, और तारे के तापमान के कम होने के कारण आप जानते हैं कि किसी भी तारे का तापमान उसके रंग पर निर्भर कर, किसी भी तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। और जो तारों में तापमान है, हम सतह की बात कर रहे हैं, तारों की सतह का जो टेम्परेचर है वो लगभग 28,000 डिग्री सेल्सियस से 2800 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। यानी किसी भी तारे की सतह का मिनिमम टेम्परेचर 2800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और तारे की जो सतह का मैक्सिमम टेम्परेचर है
वो 28,000 डिग्री सेल्सियस से के आसपास होता है, या 28,000 से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो तारों की सतह का मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 28,000 डिग्री सेल्सियस और तारों की सतह का मिनिमम टेम्परेचर 2800 डिग्री सेल्सियस। और अगर तारे का तापमान सबसे अधिक होगा तो तारे का रंग अलग होगा, तारे का तापमान सबसे कम होगा तो तारे का रंग अलग होगा। जैसे सर्वाधिक तापमान वाले तारे हमको किस रंग के दिखाई देते हैं? नीले रंग के। और न्यूनतम तापमान वाले तारे हमको किस रंग के दिखाई देते हैं? लाल रंग के। तो ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक तापमान वाले तारे किस रंग के दिखाई देते हैं? नीले रंग के। और न्यूनतम तापमान वाले तारे किस रंग के दिखाई देते हैं? लाल रंग के। इसका मतलब है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। और जब तारा युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर आता है, अर्थात तारा रेड जायंट स्टेट में आता है, तो तारे का तापमान कम हो जाता है। इसका मतलब है कि तारा हमको किस रंग का दिखाई देगा? लाल रंग का दिखाई देगा। दूसरी बात, तारों की जो बाहरी सतह है वो भी फैलती है। तारों की बाहरी सतह के फैलने से आप जानते हैं कि वैसे भी तारों का आकार ग्रहों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। जैसे हमारा जो सूर्य है वो पृथ्वी के आकार की तुलना में 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी का जितना भी डायमीटर है, जितना व्यास है, उसकी तुलना में सूर्य का व्यास 109 गुना बड़ा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी के आकार की तुलना में कितना बड़ा होगा। और जब तारा वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तो तारे की बाहरी सतह फैलती है। इसका मतलब है कि तारा अब और बड़ा दिखाई देने लगता है। इसलिए तारे की इस अवस्था को रेड जायंट स्टेट के नाम से जाना जाता है, या सुपर रेड जायंट स्टेट। और जब तारा रेड जायंट स्टेट में पहुंचता है, यानी अपनी वृद्धावस्था में पहुंचता है या सुपर रेड जायंट स्टेट में पहुंचता है, तो फिर इसके बाद में एक प्रक्रिया और होती है। जैसे मान लीजिए ये तारे की रेड जायंट स्टेट है, ये तारा रेड जायंट स्टेट में पहुंचा, यानी तारा अपनी वृद्धावस्था में पहुंचा। रेड जायंट स्टेट में पहुंचने के बाद में तारे का जो कोर होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि तारों के सबसे केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। अगर सूर्य की तुलना में बहुत बड़े आकार के तारे हैं तो होगा क्या कि ये जो मध्यवर्ती परतें आपने पढ़ी है, एक तो कोर जिसे हम बोलते हैं, कोर किसे कहते हैं? तारों की जो आंतरिक परत होती है उसको कोर कहते हैं। और कोर के चारों ओर से कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन या मध्यवर्ती परत, जिसे हम प्रकाश मंडल सूर्य के संदर्भ में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये तारे की जो मध्यवर्ती परतें हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में, यानी तारों के कोर में कोलैप्स हो जाती है। जब रेड जायंट स्टेट के बाद में तारों की मध्यवर्ती परतें गुरुत्वाकर्षण के कारण क्योंकि कोर संकुचित होना शुरू हो जाता है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो मध्यवर्ती परतें हैं वो तारों के केंद्र में कोलैप्स हो जाती है। और जैसे ही मध्यवर्ती परत तारों के केंद्र में कोलैप्स होती है, एक भयानक विस्फोट होता है। और इसी विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। इसी विस्फोट को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। और इस समय पर तारे की जो अवस्था होती है उसको विस्फोटी तारा कहते हैं। इसको विस्फोटी तारा कहते हैं, या इसी को हिंदी में एक नाम और दिया जाता है अभिनव तारा। विस्फोटी तारा या अभिनव तारा। तो फिर से सुनिए, हमने क्या कहा कि रेड जायंट स्टेट या सुपर रेड जायंट स्टेट के पश्चात में तारे की मध्यवर्ती परतें तारों के केंद्र में कोलैप्स हो जाती है। और जैसे ही मध्यवर्ती परतें तारों के केंद्र में कोलैप्स होती है तो एक भयानक विस्फोट उत्पन्न होता है। इसी विस्फोट को सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। और इस विस्फोट के समय पर जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश लगभग संपूर्ण आकाशगंगा के प्रकाश के बराबर होता है। तो इसी को सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में जो तारे का बचा हुआ भाग है उसकी तुलना सूर्य के द्रव्यमान से की जाती है। और
फिर इसी आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि यह तारा व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बनेगा। वो चीज़ हम आगे के सवाल में अभी सीखेंगे। तो सुपरनोवा विस्फोट क्या है, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि रेड जायंट स्टेट के बाद या सुपर रेड जायंट स्टेट के बाद में तारे के केंद्र में तारों की मध्यवर्ती परतें कोलैप्स हो जाती है और इसके कारण एक भयानक विस्फोट होता है। इसी को नोवा एक्सप्लोजन या सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। नोवा या सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में तारे का जो द्रव्यमान बचता है उसी द्रव्यमान की मात्रा को सूर्य के द्रव्यमान के से तुलना करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि यह तारा अपनी मृत्यु की किस अवस्था को प्राप्त होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो देखिए इसमें लिखा है गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त हो जाना। नेक्स्ट सवाल है किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट कब होता है। सेम सवाल लेकिन इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। ऑप्शन ए, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो और जब तारा सूर्य से नजदीक आ जाता है। तो इसका सही जवाब है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो, क्योंकि रेड जायंट स्टेट के बाद में जो तारों में एक्सप्लोजन होते हैं, रेड जायंट स्टेट के बाद में तारों में जो एक्सप्लोजन होते हैं उसको दो भागों में पढ़ा जाता है। एक तो नोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं, नोवा एक्सप्लोजन और दूसरे को कहा जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। दूसरे को कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। नोवा एक्सप्लोजन कब होगा, जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो या बराबर हो। तो तारे में नोवा एक्सप्लोजन कब होगा, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर हो। तो उस समय पर तारे में रेड जायंट स्टेट के बाद में जो विस्फोट होता है उसको नोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। लेकिन जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो तो उस समय पर जब मध्यवर्ती परतें कोर में कोलैप्स होती हैं, केंद्र में कोलैप्स होती है, तो इस समय पर जो विस्फोट होता है उसी को सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको शब्द याद रखना है कि नोवा विस्फोट कब कहेंगे, ये हमने बता दिया। नोवा विस्फोट कब कहेंगे, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम हो, तो उस समय पर जो एक्सप्लोजन होता है उसको नोवा एक्सप्लोजन। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन कब कहेंगे, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से देखो। या दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि सूर्य की तुलना में जो बहुत बड़े आकार के तारे होते हैं उनमें रेड जायंट स्टेट के बाद में जो विस्फोट होता है उसी को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। किसी तारे को पल्सर भी कहा जाता है कब, लाल दानव तारा। जैसे लाल दानव तारा ये तो तारों की सिंपल वृद्धावस्था को बताता है, रेड जायंट स्टेट। श्वेत वामन तारा, व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन तारा, ये सही है, न्यूट्रॉन तारा। किसी तारे को पल्सर भी कहा जाता है, यानी न्यूट्रॉन तारे को ही पल्सर कहते हैं। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए हमने यहां तक सीख लिया सुपरनोवा एक्सप्लोजन। मान लीजिए कोई तारा सूर्य की तुलना में बहुत बड़े आकार का है। तो जब वो तारा बूढ़ा होगा और बूढ़ा होने के पश्चात में जब उसमें से विस्फोट होगा तो इस विस्फोट को कहेंगे सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इस विस्फोट को कहेंगे सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में दो कंडीशनें बनती हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो बचा हुआ तारा है, यदि उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम लेकिन 3 गुने से
1.44 गुने से अधिक लेकिन 3 गुने से कम हो। मान लीजिए ये कोई तारा है और इस तारे में विस्फोट हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के पश्चात में ये तारे का इतना भाग बच गया, ये अवशेष तारा है, तारे का इतना भाग बच गया, ये अवशेष तारा है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में ये अवशेष तारा यानी तारे का इतना द्रव्यमान बचा। अब ये जो अवशेषी तारा है इसकी तुलना सूर्य के द्रव्यमान से करते हैं। तो यदि ये जो अवशेषी तारा है, ये जो अवशेषी तारा है या सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में जो तारे का बचा खुचा द्रव्यमान है, अगर वो 3 सौरिक द्रव्यमान से कम है और 1.44 सौरिक द्रव्यमान से ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में जो बचा खुचा तारे का भाग बचा, उसका द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान, m का मतलब है मास, s का मतलब है सोलर, तो ये 3ms जो लिखा हुआ है इसका मतलब है सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना, और ये जो 1.44 ms लिखा हुआ है इसका मतलब है सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। तो यदि अवशेषी तारा यानी बचा खुचा जो तारे का द्रव्यमान है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से कम हो और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से ज़्यादा हो, तो यह तारा जिस रूप में मृत्यु को प्राप्त होगा उसको कहा जाएगा न्यूट्रॉन स्टार। और इसी न्यूट्रॉन स्टार को पुल्सर के नाम से जाना जाता है। पल्सर भी कहते हैं इसको, पुल्सर भी कहते हैं। अब ये इसको न्यूट्रॉन स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तारे के अंदर जो भी मैटर पाया जाएगा वो किस रूप में होगा? न्यूट्रॉन के रूप में होगा, और इसलिए इसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। और ये न्यूट्रॉन स्टार अपने एक्सिस पर एक बार में 30 बार रोटेट करता है। मिस जोक्लिन बेल एक विद्वान थे जिनका नाम था मिस जोक्लिन बेल ने न्यूट्रॉन स्टार के बारे में स्टडी की हुई थी, और जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं वो मिस जोक्लिन बेल के द्वारा बताई गई बातें बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि न्यूट्रॉन स्टार वास्तव में क्या होते हैं तो और किन कंडीशनों में बनते हैं। तो कोई भी बड़ा तारा जो सूर्य की तुलना में बहुत बड़ा है वो न्यूट्रॉन स्टार कब बनेगा? जब विस्फोट के बाद में उसके बचे हुए भाग का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना कम होगा और 1.44 गुने से ज़्यादा होगा, तो वो तारा न्यूट्रॉन स्टार के रूप में अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा, और इसी न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर विस्फोट के बाद में अवशेषी तारा का द्रव्यमान, मान लीजिए विस्फोट के बाद में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में जो तारे का बचा खुचा भाग है, अगर उसका द्रव्यमान 3 सौरिक द्रव्यमान से ज़्यादा है यानी सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से ज़्यादा है, तो फिर ये जो तारा है वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लैक होल बन जाएगा। तो कोई भी तारे ब्लैक होल कब बनते हैं, कोई भी तारे न्यूट्रॉन स्टार कब बनते हैं? उनका सिंपल सा रूल ये होता है कि यदि विस्फोट के बाद में जो तारा बचा है उसका द्रव्यमान अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो तारा न्यूट्रॉन तारे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे न्यूट्रॉन तारा जो है वो सिकुड़ता जाएगा और सिकुड़ते एक बिंदु के रूप में अपने जीवन को समाप्त कर लेगा। और दूसरा, अगर अवशेषी तारे का द्रव्यमान 3 सौरिक द्रव्यमान से ज़्यादा है तो वही तारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ब्लैक होल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, नाम सुना हुआ है। जैसे हर गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है कम से कम, क्योंकि जो तारे होते हैं वो गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आपको कॉस्मोस ईयर बताया गया है कि हमारा तारा सूर्य
जिस किसी गैलेक्सी में स्थित है उस गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं। और इस मिल्की वे में, आकाशगंगा में, दुग्ध मेखला में अरब, सैकड़ों, हजारों की संख्या में तारे हैं, 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं। और हर तारा गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है। तो तारा गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा क्यों करता है? क्योंकि गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल है और आप जानते हैं कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा होता है कि वह अपने पास से प्रकाश या किसी भी प्रकार के विकिरण को गुजरने नहीं देता है। तो कभी पूछा जाए कि ब्लैक होल क्या है, तो आप बताएंगे कि जब बहुत बड़े आकार के तारे होते हैं, वो जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी तारों का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान सिकुड़ते 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 एक बिंदु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसी बिंदु को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। और ये एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, ब्रह्मांडीय पिंड है, जिसकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है और बहुत अधिक डेंसिटी के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है। और गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि जो प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यात्रा करता है, यह ब्लैक होल उस प्रकाश को भी अपने पास से गुजरने नहीं देता है। ठीक है, तो कम से कम ब्लैक होल के बारे में आपको इतने तथ्य पता होने चाहिए। जैसे एक बार सवाल पूछा गया था कि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण क्यों सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका जवाब है ड्यू टू द हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व के कारण। और उच्च घनत्व होगा ही होगा। पहले मतलब तारों में जो भी द्रव्यमान था, अगर आप उस द्रव्यमान को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकोड़ेंगे और सिकोड़ते सिकोड़ते एक बिंदु के रूप में ला दोगे, तो जाहिर सी बात है कि उससे उसका डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ब्लैक होल, जैसा हमने बताया कि बड़े आकार के जो तारे होते हैं, जब उनमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में जो बचा खुचा तारे का भाग बचता है, शेष भाग बचता है, वो शेष भाग सिकुड़ना प्रारंभ करता है। कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया उसमें प्रारंभ होती है और कॉन्ट्रैक्ट होते होते वो एक बिंदु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर नोवा एक्सप्लोजन के बाद में, जैसे मान लीजिए कोई छोटे तारे हैं, जैसे सूर्य है, तो सूर्य को ना तो एक बहुत बड़ा तारा माना जाता है, ना बहुत छोटा तारा है, ये मध्यम आकार का तारा है। और मान लीजिए सूर्य की तुलना में जो छोटे आकार के तारे हैं, और जब इनमें विस्फोट होगा रेड जायंट स्टेट के बाद में, तो इस विस्फोट को नोवा विस्फोट कहेंगे, नोवा एक्सप्लोजन कहेंगे। नोवा एक्सप्लोजन में तारे किस अवस्था को प्राप्त होंगे? जब वो मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे। तो इसके लिए ब्लैक ड्वार्फ और व्हाइट ड्वार्फ जैसी अवस्थाओं को पढ़ा जाता है। तो मान लीजिए जो छोटे तारे हैं, अब छोटे तारों में कौन सा एक्सप्लोजन होगा? नोवा एक्सप्लोजन। रेड जायंट स्टेट के बाद में इनमें नोवा एक्सप्लोजन होगा। और नोवा एक्सप्लोजन के बाद में जैसे तारे में विस्फोट होगा, तो विस्फोट के बाद में तारे का जो शेष द्रव्यमान होगा, तो तारे का जो शेष द्रव्यमान होगा, अगर वो द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान की तुलना में 1.44 गुने से कम है। ठीक है, तो नोवा एक्सप्लोजन के बाद में जो तारा है मतलब शेष तारा है, वो शेष द्रव्यमान है। अगर उसका द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम है, तो ये तारा पहले तो बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। और फिर व्हाइट ड्वार्फ के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लैक ड्वार्फ में। तो मोटे मोटे तौर पर जो तारों की मृत्यु है, वो आप देखिए, तारे मृत्यु की 3 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। या तो तारे व्हाइट ड्वार्फ बनेंगे, और व्हाइट ड्वार्फ के बाद में यही व्हाइट ड्वार्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा।
या तो तारे न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे, या तो तारे न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे, जिसे इसी न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर के नाम से भी जाना जाता है, और या तो तारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो तारे ब्लैक होल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी साइकिल है उसे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के नाम से जाना जाता है। तो हमने इन 3, 4, 5 सवालों में मतलब मुख्य रूप से इस बात को सीखा कि तारों का जन्म कैसे होता है, तारों की मृत्यु कैसे होती है। जैसे आपने सीखा कि तारों का जन्म नेबुला से होता है। नेबुला हाइड्रोजन और हीलियम के बादल होते हैं जिन्हें निहारिका के नाम से भी जाना जाता है। और जब इन नेबुला में गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय संकुचन होता है, गुरुत्वीय संघनन होता है, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम के बादल जो गोले के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इनमें नाभिकीय बर्निंग या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जब ये कई वर्षों तक चलती है तो फिर तारे का ताप बढ़ जाता है, और बढ़े हुए तापमान के कारण तारे प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन करते रहते हैं। और कोई भी तारा प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन तब तक करेगा जब तक उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहेगी। लेकिन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, और तारों में 71% हाइड्रोजन, 28% हीलियम। तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा समय आएगा जब तारों की हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी। तो जब तारों की हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी। इस अवस्था को रेड जायंट स्टेट के नाम से जानते हैं, या आसान भाषा में से तारों की वृद्धावस्था कहा जाता है। हमने वृद्धावस्था के लक्षण बताए कि जब आप कैसे पता करेंगे कि कोई तारा कब बूढ़ा हो गया। जैसे कोई इंसान है बूढ़ा, आप उसको देख करके ही बता सकते हैं कि ये किस स्टेज से गुजर रहा है। शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है, युवावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, या वृद्धावस्था में है। तो जैसे इंसान के शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या उसकी कमर लचक जाती है, तो ये सब वृद्धावस्था की निशानी होती है। तो हम किसी भी इंसान को जिस प्रकार से ये देख करके बता सकते हैं कि ये वास्तव में किस अवस्था से गुजर रहा है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई तारा किस वृद्धावस्था में आया है कि नहीं है। तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं, जैसे तारे का रंग लाल हो जाता है, तारों की बाहरी सतह फैल जाती है, और तारों की इस अवस्था को इसीलिए रेड जायंट स्टेट के नाम से जाना जाता है, या सुपर रेड जायंट स्टेट के नाम से जाना जाता है। और जब तारे रेड जायंट स्टेट या सुपर रेड जायंट स्टेट में पहुंचते हैं तो आप जानते हैं कि तारों के कोर में जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। तारों के कोर में पहले सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद में फिर हीलियम, और अंततोगत्वा ये हीलियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन में, और कार्बन अंततोगत्वा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी सवाल पूछा जाए कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में एट लास्ट में हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, तो बिल्कुल लास्ट में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में बिल्कुल लास्ट में हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन में। यानी पहले हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ, फिर ये हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये कार्बन आयरन में कन्वर्ट हुआ। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की तुलना में आयरन क्या है, बहुत भारी होता है। जैसे कोर में सबसे पहले हाइड्रोजन, और फिर ये हाइड्रोजन हीलियम से कार्बन, कार्बन से आयरन। तो जब कोर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है तो आयरन चूंकि भारी होता है, इसलिए ये कोर के पास में जो तारों की मध्यवर्ती परतें होती है वो इसी कोर में कोलैप्स हो जाती है। और जब ये तारों की मध्यवर्ती परतें तारों के कोर में कोलैप्स होती हैं तो तारों में एक विस्फोट होता है, जिसे नोवा एक्सप्लोजन या सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। नोवा एक्सप्लोजन कब होता है, जब तारे का आकार सूर्य की तुलना में कम होगा या बराबर होगा, तो उस समय जो विस्फोट होता है उसको नोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। लेकिन जब तारे का आकार सूर्य की तुलना में बहुत बड़ा होगा तो उस समय पर जो विस्फोट होता है उसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। अब तारे में विस्फोट हो गया, तो तारे में विस्फोट के बाद में तारे का जो द्रव्यमान जो बचता है, जो मुख्य भाग होगा तारे का, उसकी तुलना सूर्य के द्रव्यमान से करेंगे। अगर जो बचा हुआ तारा है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम है, तो ऐसा तारा पहले क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, और फिर ये ब्लैक ड्वार्फ के रूप में कन्वर्ट होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
अगर तारों का द्रव्यमान, अवशेषी तारे का द्रव्यमान, जैसा हमने बताया कि सौरिक द्रव्यमान के 3 गुने से कम लेकिन 1.44 गुने से ज़्यादा है, तो ऐसा तारा न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर विस्फोट के बाद में तारे का जो बचा हुआ भाग है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से ज़्यादा है, तो ऐसा तारा ब्लैक होल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और बिल्कुल आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि जब तारे में विस्फोट होता है तो तारे में कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होती है, यानी उसका जो द्रव्यमान होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन होते होते तारा एक बिंदु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ब्लैक होल इत्यादि के नाम से जाना जाता है। जैसे ब्लैक होल से संबंधित जो स्टडी है वो एस चंद्रशेखर वगैरह बहुत फेमस रहे इसके लिए, और उन्हें 1984 के आसपास में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एक सवाल और पूछा जाता है, चंद्रशेखर लिमिट किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए चंद्रशेखर लिमिट क्या है, तो ये जो हमने आपको 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा बताई, ये जो 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा है, इसी को चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा, यानी जिस सीमा में तारे ब्लैक होल में, जिस सीमा में तारे व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होते हैं, उसी सीमा को ही चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। और चंद्रशेखर लिमिट किससे कहते हैं? 1.44 सौरिक द्रव्यमान की जो सीमा होती है उसी को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है फॉसिल स्टार। फॉसिल स्टार किसे कहते हैं? पृथ्वी, ऑप्शन ए पृथ्वी पर गिरने वाले उल्कापिंडों को, ऑप्शन बी शीतल होकर ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन न करने वाला श्वेत बौना तारा, पृथ्वी के नजदीक स्थित आकाशगंगा, मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित क्षुद्र ग्रह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉसिल स्टार। और ये आप याद रखेंगे कि जो व्हाइट ड्वार्फ है उसी को फॉसिल स्टार के नाम से जाना जाता है। और इस फॉसिल स्टार में किस तत्व की अधिकता होती है? कार्बन। फॉसिल स्टार में कार्बन की अधिकता होती है। लेकिन याद रहे यहाँ पर फॉसिल स्टार शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर इस सवाल को ऐसे पूछ लिया जाए कि फॉसिल प्लेनेट किसे कहते हैं, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो फॉसिल प्लेनेट कहा जाता है चंद्रमा को। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। वहाँ पर स्टार शब्द है। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो अगर जीवाश्म तारा पूछा जाए तो जो श्वेत बौना तारा है वो जीवाश्म तारा कहलाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें चंद्रमा से संबंधित सवालों को ही शामिल किया जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित बहुत सारे सवाल बनते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और जो आप जानते हैं कि ज्वार भाटा आते हैं, वो भी एक प्रकार से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। तो एक सेशन में हम लोग स्पेशली चंद्रमा पर फोकस करेंगे और चंद्रमा से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे। तो उस समय पर हम चंद्रमा के बारे में और जानकारी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो फॉसिल स्टार और फॉसिल प्लेनेट में, इसलिए हमने बताया कि फॉसिल स्टार श्वेत बौने तारे को कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की अधिकता होती है इसके कोर में, और फॉसिल प्लेनेट कौन कहलाता है? चंद्रमा कहलाता है। और एक तथ्य ये भी याद रखिए, जैसे कि आपने पढ़ा कि नोवा विस्फोट के बाद में जो तारे होते हैं वो पहले व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होते हैं, फिर ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसे तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे तारे होंगे जो पहले व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हुए होंगे, अब ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो पिछले साल एक स्टडी आई थी और उस स्टडी में ये बताया गया था कि अब तक ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा तारा नहीं है जो ब्लैक ड्वार्फ है, और व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ को कन्वर्ट होने में लगभग अरबों साल लगते हैं, 20, 30, 50 अरब साल लगते हैं। किसी तारे को व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होने में
20, 25, 30, 50 अरब साल तक का समय लग सकता है। और हमारे ब्रह्मांड की आयु ही कितनी है? हमारे ब्रह्मांड की आयु है 15 अरब वर्ष। तो ये भी एक मजे की बात है कि वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक हमारे ब्रह्मांड में कोई भी व्हाइट ड्वार्फ स्टार ब्लैक स्टार के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगता है। किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम है और इसमें पहला ऑप्शन है लाल दानव, श्वेत वामन, सुपरनोवा विस्फोट, न्यूट्रॉन तारा। ऑप्शन बी सुपरनोवा विस्फोट, श्वेत वामन, न्यूट्रॉन तारा, लाल दानव। ऑप्शन सी श्वेत वामन, सुपरनोवा, लाल दानव, न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी न्यूट्रॉन, श्वेत वामन, लाल दानव, सुपरनोवा। और इसमें से पहला सवाल कौन सा होगा? पहला ऑप्शन होगा इसमें ए, लाल दानव, श्वेत वामन, सुपरनोवा विस्फोट, न्यूट्रॉन तारा। अब जैसे आपने बिल्कुल याद करिए कि सबसे पहले तारे को आपने क्या पढ़ा? प्रोटोस्टार, यानी तारे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है प्रोटोस्टार। फिर आपने तारे को पढ़ा युवा तारा, फिर आपने तारे को पढ़ा युवा तारा। फिर आपने पढ़ा वृद्धावस्था। और आप जानते हैं कि वृद्धावस्था, तारों की जो वृद्धावस्था होती है उसी को रेड जायंट के नाम से जाना जाता है। तो सवाल यहाँ से शुरुआत किया गया है। फिर जब तारा वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा तो इसमें कितने एक्सप्लोजन होंगे? या तो इसमें नोवा एक्सप्लोजन होगा और या तो इसमें सुपर नोवा एक्सप्लोजन होगा। अगर नोवा एक्सप्लोजन होगा तो तारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो तारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन स्टार में और या तो ब्लैक होल में। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है, ब्लैक होल कृष्ण विवर है। ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्ययुक्त पिंड। तारों में सुपरनोवा विस्फोट के समय निर्मित आकृति। तारों की युवावस्था। तारे द्वारा विकिरित प्रकाश की मात्रा। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो ये है, न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्ययुक्त पिंड। यानी कि जब तारों में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में न्यूट्रॉन तारा बनता है। और हो सकता है यही न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ना प्रारंभ करे और सिकुड़ते सिकुड़ते ब्लैक होल के रूप में कन्वर्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर आपको ये भी एक तथ्य याद रखना है कि जब तारों का निर्माण हुआ था तो जो नेबुला है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम के जो बादल है, उन नेबुला में कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया हुई और फिर एक समय पर ऐसा आया जब वो कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया रुक गई। ठीक है, यानी तारों में सिकुड़न रुक गई। मतलब पहले तारों के शुरुआती निर्माण में हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों में सिकुड़न हो रही थी, और जब तारा प्रोटो स्टार अवस्था में आया या तारा अपनी युवा अवस्था में आया तो तारे की सिकुड़न रुक गई, और ये सिकुड़न रुक गई और क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगा। लेकिन जैसे ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद हुई, इस तारे में फिर से कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया प्रारंभ होने लगी, और यही तारे कॉन्ट्रैक्ट होते ये मृत्यु की अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। वह निश्चित सीमा जिसमें तारे का द्रव्यमान 3.2 ms का मतलब यहाँ पर सोलर मास, वह निश्चित सीमा जिसमें तारे का द्रव्यमान 3.2 ms से अधिक होने पर तारे की सिकुड़न नहीं रुकती है और तारा ब्लैक होल बन जाता है, इसे कहा जाता है ओपेनहाइमर बल्कॉफ सीमा। पहला ऑप्शन, तो इसको आप याद रखेंगे। यानी जब किसी तारे का द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान से 3.2 गुना ज़्यादा हो, मतलब विस्फोट के पश्चात में, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात में जब किसी तारे का द्रव्यमान 3.2 सौरिक द्रव्यमान से ज़्यादा हो तो तारे की सिकुड़न नहीं रुकती है, यानी तारा सिकुड़ता ही जाता है और सिकुड़ते सिकुड़ते फिर वो क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। और ये जो 3.2 सोलर मास की सीमा है, इसको ओपेनहाइमर बल्कॉफ सीमा के नाम से जाना जाता है। और इसी में एक सीमा और पूछी जाती है जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा आपने पढ़ा है कितना? 1.44 ms।
1.44 ms की जो सीमा है उसी को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। किसने प्रतिपादित किया कि तारे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मृतप्राय हो जाते हैं? एस चंद्रशेखर, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल इसमें, यदि हम किसी तारे को ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए देखें जिसके केंद्र में तारे ना हो तो उसके केंद्र में हम उपस्थिति की कल्पना करेंगे। पहला ब्लैक होल की, दूसरा क्वासर्स की, तीसरा क्वार्क की और चौथा पल्सर्स की। इसका सही जवाब है ब्लैक होल। जैसे आप जानते हैं कोई भी गैलेक्सी होगी, हर गैलेक्सी के केंद्र में, ये गैलेक्सी का केंद्र है, हर गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है, हर गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है और गैलेक्सी के जितने भी स्टार होते हैं वो इसी गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर गति करते हैं। तो सवाल को फिर से पढ़िए, यदि हम किसी तारे को ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए देखें जिसके केंद्र में तारे ना हो, और केंद्र में तारे नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा? ब्लैक होल। तो इसका सही जवाब है ब्लैक होल की। और ब्लैक होल क्या होता है? जो बहुत बड़े आकार के तारे होते हैं जब वो मर जाते हैं तो ब्लैक होल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कथन कारण वाला सवाल है। कथन दिया है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कारण दिया गया है, कृष्ण छिद्र पर यानी ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। देखिए इस प्रकार के सवालों में कथन और कारण के सवालों को सॉल्व करते समय हमें मुख्यतः 3 बातों पर फोकस करना होता है। सबसे पहला, कथन को आप पढ़िए और चेक करिए कि कथन सही है या नहीं है। फिर कारण को पढ़िए और चेक करिए कि कारण सही है या नहीं है। और फिर तीसरा कथन और कारण के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हमको करना होता है कि कारण कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे कथन, तो हमने अब तक जो भी पढ़ा उस जानकारी के आधार पर आप चेक करिए कि कथन सही है या नहीं है। जैसे लिखा है कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसा ब्रह्मांडीय पिंड है या एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपने पास से प्रकाश तो क्या किसी भी प्रकार के विकिरण को गुजरने नहीं देता है। तो जाहिर सी बात है इसको दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। दूसरा है कि ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच लेगा। बिल्कुल सही है। और ये कारण कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या भी करता है। जैसे कृष्ण छिद्र पर चूंकि गुरुत्वीय क्षेत्र बहुत प्रबल होता है और यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, इसीलिए हम दूरबीन से ब्लैक होल को नहीं देख सकते। तो जाहिर सी बात है कारण कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट सवाल है, तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन पहला, नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अपक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, 1 और 2। यानी तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं। एक तो हमने पहले भी पढ़ा है गुरुत्वीय संकुचन से कि जो नेबुला होता है यानी हाइड्रोजन और हीलियम के बादल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, सिकुड़न प्रारंभ होती है, गुरुत्वीय संकुचन इनमें होता है। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी के कारण तारे प्रकाश तथा ऊष्मा इत्यादि का उत्सर्जन करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, 1 और 2। अगला सवाल, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किसी तारे का रंग निर्भर करता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर। और हमने आपको बताया कि तारे की सतह का मैक्सिमम टेम्परेचर 28,000 डिग्री सेल्सियस से मिनिमम टेम्परेचर 2800 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सर्वाधिक तापमान वाला तारा किस रंग का दिखाई देगा? नीला। और न्यूनतम तापमान वाला तारा किस रंग का दिखाई देगा? लाल। किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है? नीले रंग के। और इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य को क्या कहेंगे? सूर्य को येलो स्टार कहा जाता है, पीला तारा।
क्योंकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, ये हमने पढ़ा है। सूर्य की सतह का तापमान मतलब ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और इसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे कहा जाता है पीला तारा। काला बौना ब्लैक ड्वार्फ के नाभिक में किस तत्व की अधिकता होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, हल्के तत्व तो कार्बन की, इसका सही जवाब है कार्बन। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हीलियम कार्बन में बदलता है, और कार्बन आयरन में बदलता है। तो जो ड्वार्फ होते हैं, व्हाइट ब्लैक ड्वार्फ वगैरह तारे होते हैं, इनमें कार्बन की अधिकता होती है। किसी तारे के अंत का प्रारंभ किस अवस्था में माना जाता है? रक्त वामन से, न्यूट्रॉन तारे से, श्वेत वामन से। किसी तारे के अंत का प्रारंभ पूछा गया है, मतलब बिल्कुल अंत का अंत नहीं पूछा गया है, किसी तारे के अंत का प्रारंभ। जैसे मनुष्य के अंत का प्रारंभ कब माना जाता है? मनुष्य की वृद्धावस्था, यानी जैसे ही मनुष्य बूढ़ा होना शुरू हुआ तो फिर समझ आता है कि कभी भी वो भगवान को प्यारा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर शब्दों पर देखिए, तारे के अंत का प्रारंभ पूछा गया। तो तारे के अंत का प्रारंभ यानी तारों की वृद्धावस्था, और तारों की वृद्धावस्था को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेड जाइंट यानी रक्त वामन। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विस्फोटी तारा, यानी ये नोवा और सुपरनोवा की बात हो रही है। विस्फोटी तारा जो अत्यंत दीप्ति या चमक उत्पन्न करता है उसको बोला जाता है सुपरनोवा, यानी जिस समय तारे में नोवा या सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा होता है उसी स्टेट को ही या उसी स्टेज को ही सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे यानी व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं? एस चंद्रशेखर, सेकेंड ऑप्शन। हीलियोथेरेपी किससे संबंधित है? हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रकाश यानी धूप स्नान द्वारा रोगों की चिकित्सा, हीलियोथेरेपी। यदि सूर्य का ताप 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? स्टीफन का नियम आपने पढ़ा हुआ है, E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। और कभी पूछा जाए कि जो तारों के तापमान वगैरह के लिए जो है किस सिद्धांत के द्वारा किसी तारे का तापमान का पता लगाया जाता है? यही स्टीफन का नियम, यानी उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो यदि ताप 2 गुना बढ़ जाएगा, टेम्परेचर यदि 2 गुना बढ़ जाएगा, तो इसमें जो उत्सर्जित विकिरण है वो 2 की पावर 4, 2, 4, 8, 16 गुना, चौथा ऑप्शन। अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी कि किसी भी तारे से, जैसे सूर्य वगैरह से केवल सोलर रेडिएशन ही नहीं निकलता, बल्कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन भी बहुत बड़ी मात्रा में निकलते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल भी बहुत बड़ी मात्रा में निकलते हैं। और इन्हीं चार्ज पार्टिकल को हम लोग सोलर विंड या सोलर स्टॉर्म या कोरोनल मास इजेक्शन के नाम से जानते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे, तो अब अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर देगी तो पृथ्वी में एक समय पर दिन ही दिन होगा और एक भाग पर रात ही रात होगी। तो इसमें जो ऑप्शन है, वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे, कहीं कहीं पर दिन ही दिन होगा और कहीं कहीं पर रात ही रात होगी। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता, तो यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो हम जानते हैं कि हमारे दिन रात की अवधि में जो परिवर्तन होता है या हमारे मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वो पृथ्वी के अच्छी झुकाव के कारण होते हैं, 23.5 डिग्री अच्छी झुकाव। तो अगर पृथ्वी का अच्छी झुकाव नहीं होता तो पूरे ग्लोब पर 12 घंटे का दिन होता, 12 घंटे की रात होती। लेकिन वर्तमान में जो हम देखते हैं कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती। तो दिन रात की अवधि में परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर, यानी पृथ्वी का जो इक्वेटोरियल पोर्शन है, भूमध्य रेखीय भाग है, वो सबसे तेज गति से घूर्णन करता है और पृथ्वी के जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो धीमी गति से घूर्णन करते हैं। तीसरा ऑप्शन, पृथ्वी का जिवाइड आकार होता है। आप पहले हमने पढ़ा हुआ है, पृथ्वी के जिवाइड आकार यानी पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटा होना और विषुवत रेखीय भाग पर उभरा हुआ होना, ये पृथ्वी का जिवाइड शेप कहलाता है। जिवाइड शेप, ध्रुवों पर चपटा होना और विषुवत रेखीय भाग पर जो बल्ज आउट है,
क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर जी का मान ज़्यादा होता है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर जी का मान कम है, क्योंकि हमारी पृथ्वी विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर तेज गति से रोटेट करती है, ध्रुवीय क्षेत्रों पर धीमी गति से रोटेट करती है। इसलिए हमारी पृथ्वी के ध्रुव कैसे पाए जाते हैं? चपटे पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है घूर्णन के कारण। ग्रह की क्षेत्रफल चाल केपलर का नियम है। केपलर के नियम हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो किसी भी ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल कैसी होती है? नियत रहती है, यानी एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट इज कांस्टेंट। जैसे केपलर ने 3 नियम दिए थे। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी हर ग्रह सूर्य के चारों ओर या सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। ये केपलर का पहला नियम है। ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है, ये केपलर का दूसरा नियम है। और टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी किसी भी ग्रह के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो लिया गया समय है उसका स्क्वायर उस ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये केपलर का तृतीय नियम है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर जिन कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं उसका सही जवाब है दीर्घवृत्ताकार, पहला ऑप्शन। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, ये स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी के संगठन के मुख्य तत्व सिलिकॉन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के संगठन में यानी ऑक्सीजन वगैरह पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम और चौथे नंबर पर आयरन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्निहित है, ये भी गलत है। लगभग 99%, 99.8%, यानी हमारे सोलर सिस्टम का लगभग 99.8% द्रव्यमान किसमें निहित है? सूर्य में। तो ये जो 75% है ये गलत लिखा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसको याद रखिएगा। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना नहीं बल्कि 109 गुना है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तरों को चयन कीजिए। सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह मंगल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल से दूसरे नंबर का ग्रह शुक्र है, बुध शुक्र। और सूर्य के निकटतम ग्रह, सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वो है बुध है। तो इसमें हो जाएगा ए का 4 और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बी का 3, ए का 4 बी का 3, डी ऑप्शन। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? इसका ऑप्शन सी, बर्फ छत्र को हिम शीतलता और जल की उपस्थिति। तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रहों से, स्पेशली ग्रहों से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, अब तक जैसे हमने तारों वगैरह से संबंधित सवालों को डिस्कस किया हुआ है, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्पेशली जो ग्रहों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में उनको लेकर के आएंगे। और आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।